अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अना की कैदी रिटन बाय बिनते हफीज़ का आज पार्ट नंबर 3 है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पहले 2 पार्ट इसके पसंद आए होंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हम पार्ट नंबर 3 रीड करते हैं। खानज़ादा मेरा ख़ानदानी नाम ज़रूर है, लेकिन मेरी पहचान मेरे अपने सिग्नेचर से। मुझे किसी किसी की भी साखियों की ज़रूरत नहीं है। मैं गिर कर उठना जानता हूँ और उठकर दुनिया को झुकाना भी। विरासत में तो कमज़ोरों को सहारा मिलता है। मैं तो अपनी तकदीर खुद लिखने निकला था। आज आपके सामने कामयाब खड़ा हूँ। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। वो दोनों जानते थे कि इसने कह दिया कि वो मदद नहीं करेगा तो वो नहीं करेगा, इसलिए वो दोनों खामोशी से चले गए थे। इनके जाने के बाद गाजियान दादी की गोद में सर रख कर लेट जाता है। दादी से समझाने की कोशिश करती है कि वो बस करे, माफ़ कर दे इन्हें। वो सुनी अनसुनी कर देता है। काली रात का वो आखिरी पैर था जब माही ने इस शहर की सरहद अबूर की थी, जिसने उसे सिर्फ आंसू और महरूमियाँ दी थी। इसके हाथ में एक बैग था और दिल बारी थी, जिसमें कोई पत्थर हो, जैसे कोई पत्थर हो। जब वो नए शहर के स्टेशन पर उतरी तो हर तरफ अजनबी चेहरे थे। इसने अपना दुपट्टा सर पर ठीक किया और सामने लगे एक टूटे हुए शीशे में अपना अक्स देखा। इसकी आंखों में आंसू थे। इसने बेदर्दी से आंसू साफ करे थे। वो भारी कदमों से प्लेटफॉर्म पर उतर आई। हजूम इसे धक्का दे रहा था, लेकिन वो पत्थर की मूरत बनी खड़ी रही। इसके पास ना कोई बड़ा सामान था, ना ही कोई इस्तकबाल करने वाला, बस एक पुराना सा बैग था जिसमें इसकी पिछली जिंदगी सिमटी हुई थी। एक बूढ़ा रिक्शे वाला जो काफी देर से इसे देख रहा था करीब आया। अपने मैले से टोपी सीधी करते हुए शफकत से बोला, बेटी बहुत देर से खड़ी हो, कहीं जाना है तो बताओ, छोड़ आता हूँ। लड़की की पलकें लर्जी। इसने खाली नजर से सामने फैली अजनबी सड़क को देखा, जहाँ इसका अपना कोई नहीं था। इसने तो ये भी मालूम नहीं था कि शहर कौन सा है। वहाँ टिकट करने वाले ने जो शहर बोला, इसने हाँ कर दी। गौर करने की जहमत ही नहीं हुई कि वो कहाँ जा रही है। इसने खुश्क लबों को जुबान तर किया और मुश्किल एक लफ्ज़ अदा किया, शेल्टर होम। रिक्शे वाले के हाथ रिक्शे के हैंडल पर जम गए। इसने एक बार फिर इसके मासूम मगर थके हुए चेहरे को देखा। शहर की चमक दमक में एक लड़की का शेल्टर होम का पता पूछना, कई इसके अनकहे दुखों की दास्तान। बेटी वहाँ, रिक्शे वाले ने कुछ कहना चाहा, मगर लड़की की आंखों में तैरती बेबसी देखकर खामोश हो गया। जी बैठो, इसने बढ़ाई हुई आवाज़ में कहा। जैसे ही रिक्शा स्टेशन से बाहर निकला, लड़की ने मुड़कर पीछे छोटी पटरियों को देखा। इसे महसूस हुआ जैसे वो अपनी पहचान वहीं की कहीं पीछे ट्रेन के शोर में छोड़ा है। सामने आकर रुक गया। दीवारों से प्लस्तर चढ़ रहा था और ऊपर एक धुंधला सा बोर्ड लटक रहा था, जिस पर शेल्टर होम की किसी अल्फाज किसी अधूरी दुआ की तरह लिखे थे। रिक्शे का इंजन खामोश हुआ तो एक अजीब सी वहशत ना खामोशी छा गई। माही ने कांपते हाथों से अपना बैग मजबूती से थामा। ऐसे लगा जैसे ये इमारत इसे निगलने के लिए मुंह खोले खड़ी है। रिक्शे वाले ने पीछे मुड़कर देखा। इसकी बूढ़ी आंखों में दुख की लहर दौड़ गई। बेटी पहुंच गई। इसने इसकी आवाज़ में एक ऐसी हमदर्दी थी जो शायद इस लड़की की बरसों से मुयसर ना हुई थी। माही ने पर्स से पैसे निकालना चाहे तो उसके हाथ लड़ज रहे थे। रिक्शे वाले ने नरमी से इसका हाथ रोक दिया। रहने दो बेटी, तुम्हारे इस छोटे से बैग में शायद तुम्हारी जिंदगी भर की जमा पूंजी हुई। इसे संभाल कर रखो, यहाँ इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। महिर की आंखों में गर्म से आंसू टूट कर इसके गाल पर गिरा था। इसने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा था, बस खामोशी से रिक्शे से उतरी और इस बड़ी आहनी गेट की तरफ कदम बढ़ाती। हर कदम इसे अपनी छत और अपनी पहचान, अपने माजी से दूर कर रहा था। जब गेट एक करख्त आवाज़ के साथ खुला, वो अंदर दाखिल हुई तो इसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, आज़ाद दुनिया की तरफ नहीं देखा। इसके सामने सिर्फ एक लंबी रात आ रही थी और एक अजनबी चेहरा, जहाँ वो अब सिर्फ एक अंतराज नंबर बनकर रह जाने वाली थी। एक बसीदा से ऑफिस में एक मेज़ के पीछे इंचार्ज बैठी थी, जिसके चेहरे पर झुर्रियाँ और सख्त तासुरात बता रहे थे कि इसने यहाँ परसों से सिर्फ दुखों की कहानी ही सुनी है। इसने चश्मे के ऊपर से लड़की को देखा जो सामने कुर्सी के कोने पर सिमटी बैठी थी। इंचार्ज स्पोर्ट लहजे में, नाम लड़की माहिर। इंचार्ज रजिस्टर पर लिखते हुए, पूरा नाम बताओ और यहाँ क्यों आई हो? घर से भाग कर आई हो या निकाल दी गई हो? माहिर को लगा जैसे किसी ने इसके जख्मों में नमक छिड़क दिया। इसने नजरें झुका कर कहा, जहाँ इज्जत न रहे वहाँ से निकल आना ही भागना नहीं कहलाता मैडम। इंचार्ज ने कलम रोका और पहली बार गौर से इसके चेहरे को देखा था। जज्बाती बातें यहाँ काम नहीं आएंगी। यहाँ रहने के कुछ असूल हैं। सुबह 5 बजे उठना होगा, सफाई और खाने में हाथ बटाना होगा, और यहाँ से बाहर कदम रखने की इजाज़त तब तक नहीं मिलेगी जब तक तुम्हारे कोई वारिस या कानूनी इजाज़तनामा ना आ जाए। माहिर तलखी से मुस्कुराते, वारिस होते तो यहाँ क्यों आती? इंचार्ज सख्ती से, लहजा बाहर छोड़कर आना था। यहाँ तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारी जैसी सैकड़ों यहाँ पर सच छुपाने आती हैं। अपना सामान दिखाओ, कोई मोबाइल या जेवर है तो जमा करवा दो। यहाँ सिर्फ तुम्हारी पहचान, तुम्हारा नाम नहीं, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। इंचार्ज ने एक पर्चीज की तरफ उछाली जिस पर कैदी जैसा एक नंबर दर्ज था। माहिर ने वो कागज़ उठाया तो इसे महसूस हुआ जैसे कि इसके बची कुची अनाम इस मेज़ पर ढेर हो गए। गाजियान की वही आंख लग गई। जब रात के पिछले पहर इसकी आंख खुली तो उसे एहसास हुआ कि वो दादी की गोद में सर रख के लाउंज के इसी सोफे पर सो गया। इसकी वजह से दादी भी बैठे बैठे ही सो गई थी, जो इसकी ढलती उम्र और नासाज तरबियत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं था। वो झट से उठा। इसके दिल में पशेमानी की एक लहर दौड़ी। इसने नहायत नरम मोहब्बत से दादी को अपनी मजबूत बाहों में उठाया। दादी का वजूद, जो इसे एक सूखे हुए पत्ते की तरह हल्का सा महसूस हुआ, इन्हें संभालता हुआ इनके कमरे में ले गया। बड़ी एहतियात से इन्हें बिस्तर पर लिटाकर कंबल उड़ाया ताकि इनकी नींद में जरा बराबर भी खलल न पड़े। उठते ही परिंदों के चेहरे चहाकट, मस्जिद से आती अजान की आवाज़ों ने फ़ज़ा में एक अजीब सी बेचारगी भर दी थी। गाजिया ने आँख खोली तो कमरे में फैली
सफ़ेद चादर जैसी रोशनी से छूने लगी। इसने जल्दी से हाथ बढ़ाकर बराबर में रखे फ़ोन पर वक्त देखा। रात की थकान और दादी की गोद में गुजरा हुआ वक्त तब एक धुंधला ख्वाब लगा था। इसे फ़ौरन ख्याल आ गया था दादी की तबीयत कैसी होगी। वह बेड से उठा और सीधा दादी के कमरे की तरफ लपका। कमरे में दाखिल हुआ तो दादी जानमाज़ पर बैठी तस्वीर पढ़ रही थी। सूरज की पहली किरण इनके सफ़ेद दुपट्टे पर पड़ गए, पूरे चेहरे को रोशन कर रही थी। दादी, आप उठ गई? रात में की वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई, माफ़ कर दे मुझे, गाजिया ने इनके घुटनों के पास बैठते हुए नदामत से कहा। दादी ने तस्वीर रोकी और शफकत इसके माथे पर हाथ रखा। पागल लड़के, औलाद का बोझ माँ और दादियों को कभी भारी नहीं लगता। वो बोला, ठीक है दादी, मैं ज़रा जॉगिंग से होकर आता हूँ, फिर फ्रेश होकर हम एक साथ नाश्ता करेंगे। आप तब तक अपनी दवाई ले लीजिएगा। दादी ने प्यार से सर हिलाया और गाजी तेज़ कदमों से कमरे से बाहर निकल गया। वो और दादी इस वक्त नाश्ते के टेबल पर बैठे हुए थे। इसके चेहरे पर एक खास किस्म का सुकून है जो सिर्फ इन लोगों के पास होता है जिन्हें अपनी जीत पर यकीन हो। वो स्त्री शुदा 3 पीस सूट में मलबूस घड़ी ठीक करते हुए अपने ऑफिस के लिए निकलता है। आज के मीटिंग इसके कैरियर का रुख बदल सकती थी। कॉन्फ्रेंस रूम में तनाव अरूज पर है। हर एक तरफ दानियल लाश में मगरूर मुस्कुराहट लिए बैठा और दूसरी तरफ जरवा की आनी, जिसकी नज़र से गाजियान के दाखिल होने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही गाजियान कमरे में दाखिल होता है, एक खामोशी छा जाती है। दानियल तंज करते हुए बोलता है, गाजियान, सुना है तुम इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत पुरुमीद हो, लेकिन मेरी कंपनी के सामने तुम्हारा ठहरना नामुमकिन है। गाजिर बगैर किसी गुस्से के अपनी फाइल खोलता है और दानियल की आंखों में आंखें डालकर कहता है, दानियल, बिजनेस अदाद-ओ-शुमार से चलता है, वहम से नहीं, और मेरे अदाद-ओ-शुमार तुम्हारी सोच से कहीं ज़्यादा मजबूत है। मीटिंग के दौरान जब दानियल गाजियन के प्लान में कीड़े निकालने की कोशिश करता है, गाजियन अपनी लाजवाब लॉजिक और मार्केट रिसर्च से इसे लाजवाब कर देता है। वो साबित कर देता है कि इसका वर्जन सबसे बेहतर है। जरवा केनी, जो पहले ही इसे पसंद करती है, इसकी काबिलियत देखकर मज़ीद मुतासिर हो जाती है और खुलकर गाजियन की हिमायत करती है। अगरचे गाजियन मीटिंग में अपनी पोजीशन वाज़ह कर देता है, लेकिन दानियल अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाता और गाजियन के ज़ात पर झुमटा कसता है, जिससे माहौल बिगड़ जाता है। गाजियन अपनी फाइल समेटता है और बड़े डिसेंट अंदाज से कहता है, मैं यहाँ बिजनेस करने आया था, बचकाना बहस नहीं, जब आप प्रोफेशनल बन जाएंगे तब बात करेंगे। फातिहाना अंदाज में वहाँ से निकल जाता है। पीछे दानियल के जनरल और जरवा के सताइशी नजरें छोड़कर गाजियन अपने कैबिन में कुर्सी से टेक लगाए बैठा था। मीटिंग की कामयाबी का सुकून इसके चेहरे पर यहाँ था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और जरवा केनी अंदर दाखिल हुई। उसके आंखों में गाजियन के लिए सताइश और खास किस्म की चमक थी। जरवा आहिस्ता से मुस्कुराते हुए, मानना पड़ेगा गाजियन, जिस तरह तुमने दानियल को इसकी औकात दिखाई है वो देखने लायक था। तुम्हारा कॉन्फिडेंस हमेशा की तरह लाजवाब है। गाजिया ने नजर उठाकर इसे देखा। इसके लहजे में वही मखसूस ठहरा था। बिजनेस में जज्बात नहीं, दिमाग काम आता है जरवा। दानियल जज्बात में बह गया और मैंने इसका फायदा उठाया। जरवा इसकी मेज़ के करीब हुई और झुककर इसकी आंखों में झांकते हुए बोली, सिर्फ दिमाग नहीं गाजिया, तुम्हारी शख्सियत में कुछ ऐसा है जो इंसान को मुड़कर देखने पर मजबूर कर देता है। शायद इसीलिए मैं खुद को तुम्हारी तरफ खिंचता हुआ महसूस करती हूँ। केबिन में एक अजीब सी खामोशी छाई। गाजियान का मालूम था कि जरवा इसे पसंद करती है, लेकिन वो इसे सिर्फ एक बिजनेस पार्टनर की नज़र से देखता था। गाजियन संजीदगी से, जरवा, मैं तुम्हारी बिजनेस से सूझबूझ की इज्जत करता हूँ, लेकिन फिलहाल मेरी ज़िंदगी में काम के सिवा किसी और चीज़ की जगह नहीं है। जरवा के चेहरे पर एक उदास मुस्कुराहट आई। जानती हूँ तुम पत्थर हो, लेकिन याद रखना गाजियन, पत्थरों पर भी कभी कभी काई जम जाती है। मैं इंतज़ार कर सकती हूँ। वो मुड़ी और अपने सैंडल्स की टक टक करते बाहर निकल गई, जबकि गाजियन वहीं बैठा सोचने लगा कि दानियल की दुश्मनी और जरवा की पसंदीदगी इसे किस मोड़ पर ले जाएगी। माहिर को वहाँ काम करती एक औरत कमरे में छोड़ कर गई थी। रात बहुत हो गई थी। कमरे में चारों तरफ लोहे के पुराने बिस्तर लगे थे जिन पर अजनबी औरतें खामोशी से लेटी हुई थी। दीवार पर लगी एक मध्यम जर्द लाइट हॉल में उदासी फैला रही थी। वो अपने मखसूस बिस्तर के कोने पर सिमट कर बैठ गई, जहाँ के हवा में फेनाइल और पुरानी नमी की बू बसी हुई थी। रात का एक सन्नाटा गहरा हुआ तो इसे अपने दिल की धड़कनें ढोल की तरह सुनाई देने लगी। इसने अपने घुटनों को सीने से लगाया और सर इन पर टिका दिया। बहुत सी पुरानी यादों ने इसके गिर्द घेरा तंग किया था। इसके पास सिर्फ एक पतला सा कंबल और ऐसा तकिया था जिस पर इससे पहले न जाने कितनी बेबस आंखों ने आंसू बहाए हों। अंधेरे में किसी दूसरी चारपाई से दबे पाँव से सिसकने की आवाज़ आई तो इससे आंसू कि इस छत तले वो तन्हा नहीं है। यहाँ पर औरतों का एक कब्रिस्तान है जहाँ इसने अपनी ख्वाहिशें दफन कर रखी हैं। इसने आहिस्ती से अपना वो छोटा सा बैग खोला और इसमें से एक पुरानी तस्वीर निकाली। उंगलियों से तस्वीर के अक्स को छूते हुए इसकी आंखों से जब्त का बंधन टूट गया। वो रोना चाहती थी, चीखना चाहती थी, मगर यहाँ चीखने की इजाज़त नहीं थी। यहाँ से खामोशी से जीने का फन सीखना था। इसने आंखें मूंदी, मगर नींद कोसों दूर थी। इसे लग रहा था जैसे वो किसी गहरे कुएं में गिर गई है, जहाँ से ऊपर का आसमान से कभी नजर नहीं आएगा। वो रात इसे ज़िंदगी की सबसे तवील रात महसूस हो रही थी, जहाँ हर गुजरता लम्हा इसे पावर करवा रहा था कि अब इसका घर कोई घर नहीं है, सिर्फ एक ठिकाना है। सुबह भी उठी थी कि इसके पास एक बुजुर्ग खातून है। क्या नाम है बेटी? माहिर। मैंने ऐसा से जवाब दिया। यहाँ कोई क्यों हो? माँ बाप किधर हैं तुम्हारे? मेरा कोई नहीं है। 3 माह पहले माँ बाप और भाई की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। माहिर ने रोते हुए बताया। किसी रिश्तेदार के पास चले जाती है, वहाँ मेरी इज्जत महफूज नहीं थी, इसने बेबसी से जवाब दिया था। पर बेटी, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, तुम तो बहुत प्यारी हो।
वो वाकई बहुत प्यारी थी, तीखे नगोश और तिरछा हुआ चेहरा जो किसी यूनानी देवमाली शहजादी की याद दिलाता था। सियाह बड़ी बड़ी गजाली आंखें जिनमें चुप्पी जहानत और गरूर के साथ साथ एक हैरत और पाकीज़गी थी, देखने वाले को साकत कर देता। मरमरी रंगत पर गुस्से की सुर्खी और इसके वक़ार में मज़ीद इज़ाफ़ा कर देती। जी मैं बस कोई जॉब ढूंढ लूँगी, फिर हॉस्टल चली जाऊँगी, बस कुछ दिन यहाँ रहूँगी। कितना बड़ी हो और क्या उम्र है तुम्हारी? खातून ने पूछा। मैंने 12वीं जमात के इम्तिहानात दिए हैं, अभी रिजल्ट नहीं आया, मैं 19 साल की हूँ, माही ने बताया। बेटी ये तो बहुत कम तालीम है, इससे भी तुम्हें कौन नौकरी देगा? इन्होंने सादगी से जवाब सवाल किया। मैं किसी के घर में काम कर लूँगी, किसी होटल में वेटर की, या फिर वहाँ बर्तन धो लूँगी, जो भी काम हो मैं ईमानदारी से करूँगी, इसने जोश से कहा था। तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम कर लोगी। तुम 1 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। खातून इसे बोलकर खुद कहीं गई थी। मेरा नाम बिल्किस है, इन्होंने माहिर के बराबर बैठते हुए कहा। इन्होंने इसको एक कार्ड दिया था कि इस एड्रेस पर चली जाना, आज तुम्हारी नौकरी मिल जाएगी। हाँ इतनी अच्छी नहीं है पर गुजारा हो जाएगा, जब कोई अच्छी नौकरी मिल जाए तो बेशक छोड़ देना, इन्होंने नरम लहजे में कहा था। जी बहुत शुक्रिया खाला, शुक्रिया की कोई बात नहीं मेरी बच्ची। वो इसके सर पर हाथ प्यार देकर चली गई। गार्जियन का सेक्रेटरी इसको आज की बाकी मीटिंग्स की डिटेल दे रहा था। जब वो बताता है कि आज इसे शेल्टर होम भी जाना है, वहाँ से कॉल आई थी तो आपने कहा था कि आप खुद जाकर देखेंगे कि वहाँ क्या मसला है। ठीक है, आप ड्राइवर से बोलो कि गाड़ी रेडी करे, मैं शेल्टर होम जा रहा हूँ। सेक्रेटरी ओके सर कह के चला जाता है। गार्जियन जब शेल्टर होम की इमारत में दाखिल हुआ तो वहाँ की खामोशी से थोड़ा अजीब लगी। वो कॉरिडोर से गुजर रहा था कि एक तरफ बने छोटे से बगीचे में से एक लड़की नजर आई जो अकेली एक बेंच पर बैठी खोई खोई सी आसमान को देख रही थी। ये माहिर थी, इसके चेहरे पर उदासी की एक गहरी लहर थी जो दूर से भी महसूस की जा सकती थी। गार्जियन के कदम खुद ब खुद इसकी तरफ बढ़ने लगे। तुम यहाँ नहीं आई हो? गार्जियन की भारी आवाज़ पर माहिर चौंक कर इसे देखती है। इसकी आंखों में और हैरत का मिला जुला तासुर उभरता है। ढेर सर हिलाकर कहती है कि जी 2 दिन पहले। इसकी आवाज़ में ऐसी लर्जिश थी जिसने गाजियान को एक लम्हे के लिए रुकने पर मजबूर कर दिया था। गाजियान इसके करीब आकर खड़ा हो जाता है, इसे गौर से देखता है। वो आम लड़की जैसी नहीं लगी थी। इसकी मासूमियत और आंखों की वो वीरानी गाजियान के दिल में कुछ अजीब सा एहसास पैदा कर रही थी। मेरा नाम गाजियान है, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं? कोई मसला है जिसकी वजह से तुम यहाँ अकेली बैठी हो? वो अपनी सख्त तबीयत के बरक्स नरमी से बोलता है। माहिर की नजरें फिर से झुक जाती हैं। यहाँ सब बहुत अच्छे हैं, बस अपना घर बहुत याद आता है। ये कहकर इसकी आंखों से एक आंसू टपकता है जो गाजियान को बेचैन कर देता है। गाजियान जो हमेशा बिजनेस और मीटिंग्स में मसरूफ रहता था, आज एक यतीम लड़की के आंसुओं के सामने खुद को बेबस महसूस करता है। गाजियान तेज कदमों से चलता हुआ मैनेजर के ऑफिस में दाखिल हुआ। मैनेजर से देखते ही तरामन खड़ी हो गई। गाजियान, मिस्टर भैया, मुझे कॉल आई थी कि शेल्टर होम में कुछ मसाइल चल रहे हैं, मैं खुद देखने आया हूँ, आखिर क्या मसला है?